बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री से वजाहत अली। आज हमने चैप्टर नंबर 2 से जो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने हैं वो हमारे पास है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड नील बोहर एटॉमिक थ्योरी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल या रदरफोर्ड एटॉमिक एक्सपेरिमेंट, बेसिकली रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इज अ गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। बेसिकली रदरफोर्ड ने ये चेक करने के लिए कि किस तरह पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक एटम के अंदर को एग्जिस्ट करते हैं, उसे स्टडी करने के लिए, उसे डिस्कस करने के लिए अपना एटॉमिक मॉडल जो है वो फॉरवर्ड किया, पेश किया। उसने एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक गोल्ड की पतली सी क्या ली, शीट ली या फॉइल, जिसकी उसने थिकनेस रखी 0.04 सेंटीमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, व्हाट इज थिकनेस ऑफ गोल्ड फॉइल इन गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के अंदर जो गोल्ड की फॉइल यूज की गई उसकी थिकनेस कितनी है, बहुत ज्यादा बार एमसीक्यू में पूछा गया है। तो थिकनेस ऑफ गोल्ड फॉइल इज 0.04 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए यूनिट को मद्देनजर रखना भी जरूरी है। तो हो सकता है वैल्यू तो सेम दे लेकिन यूनिट को सेंटीमीटर के बजाय मीटर दे दे, तो वो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दोनों बातों को मद्देनजर रखना जरूरी है, उसकी वैल्यू को और उसके साथ जो यूनिट दिया गया है सेंटीमीटर, उसे भी मद्देनजर रखना जरूरी है। उसने किया क्या, एक गोल्ड फॉइल ली, फिर उसने उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को व्यवहार किया। बेसिकली जो अल्फा पार्टिकल थे तो वो हीलियम न्यूक्लियाई थे, यानी कि उसने क्या किया, गोल्ड फॉइल ली, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल को सब्ट्रैक्ट किया और बेसिकली जो अल्फा पार्टिकल थे दे आर हीलियम न्यूक्लियाई। अब यहाँ पे एक और सवाल आ जाता है कि जो हीलियम न्यूक्लियाई थे वो रदरफोर्ड ने कौन से एलिमेंट से प्रोड्यूस किए, कौन से एलिमेंट से गेन किए। तो बेसिकली जो अल्फा पार्टिकल थे, जो हीलियम न्यूक्लियाई थे, जो उसने गोल्ड फॉइल के ऊपर बमबार करवाए, वो उसने प्रोड्यूस किए थे तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम एंड पोलोनियम। यहां भी आ सकता है एमसीक्यूज, द हीलियम न्यूक्लियाई और अल्फा पार्टिकल गोल्ड यूज्ड इन गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम व्हिच एलिमेंट। तो हमारे पास ऑप्शन आ सकता है, एक में रेडियम, एक में पोलोनियम। हो सकता है सी ऑप्शन में दे दे बोथ ए एंड बी, और डी ऑप्शन में आ जाए नन। तो हमारे पास कौन सा आंसर करेक्ट आएगा, रेडियम एंड पोलोनियम। यानी कि जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट थे रेडियम और पोलोनियम, वहां से उसने क्या किए, अल्फा पार्टिकल्स को प्रोड्यूस किया। फिर वो अल्फा पार्टिकल उसने गोल्ड की जो थिक 0.0 सेंटीमीटर थिकनेस वाली उसने गोल्ड फॉइल ली थी, उसके ऊपर उसने क्या किया, बमबार करवाया। जब उसने बमबार करवाया तो उसने ऑब्जर्वेशन की। अब देखिए अगर इस डायग्राम को देखिए, जो मोस्ट लाइंस हैं अल्फा पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इसका मतलब ये है ऑलमोस्ट ऑल अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। अगर हम इसकी ऑब्जर्वेशन देखें, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर ऑब्जर्वेशंस ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो ऑब्जर्वेशंस की बात करें, अगर इसी डायग्राम को मद्देनजर रखते हुए ऑब्जर्वेशंस की बात करें, अब देखिए मोस्ट जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव कर रही है। इट मींस ऑलमोस्ट ऑल अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। अब फिर देखिए मोस्टली तो मैंने पास आउट कर दिए स्ट्रेट, लेकिन चंद एक देखें जो लार्ज एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। एक ये वाला अल्फा पार्टिकल देखें और एक ये वाला जो लार्ज एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे बनेगा सेकंड ऑब्जर्वेशन, आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स few were deflected at fairly large angle। अब देखिए दो मैंने शो किए जो एट लार्ज एंगल क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, एंड वेरी few rebounds on strike the gold foil। और इंतहाई कम ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो गोल्ड फॉइल से आए, टकराए और वहां से रिबाउंस हो गया। यहाँ देखिए मैंने जस्ट एक अल्फा पार्टिकल को रिबाउंस करवाया, जो एग्जैक्ट न्यूक्लियस से आकर से स्ट्राइक हुआ वो क्या हो गया, रिबाउंस हो गया। तो ये हमारे पास थी ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जिसमें हमने देखा ऑलमोस्ट ऑल अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। Out of 20,000 particles, few were deflected at fairly large angle, and very few alpha particle rebounds on strike the gold foil। ये हमने देखी बच्चा ऑब्जर्वेशंस। What are result of Rutherford atomic model? अगर हम इसी डायग्राम को मद्देनजर देखें तो देखिए मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट पास आउट हो रहे हैं, which represent that atom has near about ऑल फ्री स्पेस। ये कह रहे हैं कि एटम का जो ऑलमोस्ट ऑल वॉल्यूम है या मैक्सिमम जो वॉल्यूम है वो फ्री है, जिस वजह से स्ट्रेट फॉरवर्ड अल्फा पार्टिकल्स के हो जाते हैं, सप्लाई हो जाती है। फिर एक और बात, यहाँ पे जो लार्ज एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं
वो इस बात को शो करते हैं कि एटम के सेंटर में कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मौजूद है, कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्ट मौजूद है जो इन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को फेयर लार्ज एंगल पर डिफ्लेक्ट करता है। अब देखिए इसमें हमें कैसे पता चला कि एटम का सेंट्रल पार्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज है। हमें इस बात से पता चला कि हम बात ये जानते हैं कि जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। जब ये पॉजिटिव चार्ज के करीब से गुजरे तो उसने इन्हें लार्ज एंगल पर क्या कर दिया, डिफ्लेक्ट कर दिया। और फिर देखिए वेरी फ्यूरी बॉन्ड्स हुए जो ये बताते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस as compared to volume of atom is negligible, यानी कि जो न्यूक्लियस है वो वेरी टिनी है, वो बहुत छोटा है as compared to atom। देखिए इतनी बड़ी मैंने वॉल्यूम नहीं लेकिन उसका न्यूक्लियस वेरी स्मॉल बनाया, तो as compared to ओवरऑल वॉल्यूम अगर हम न्यूक्लियस की बात करें उसका जो साइज होता है वो वेरी टाइनी होता है, वो बहुत छोटा होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, ये जो सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, इनके गिर्द इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो साइन में शो कर रहा हूं ये रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, जो क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं इन पर्टिकुलर ऑर्बिट्स यानी इन पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें all fundamental particles except electron present in the nucleus are known as nucleon। definition आ सकती है define nucleons all fundamental particles except electron। अब देखिए इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं लेकिन बाकी जितने भी फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं they are present inside the nucleus and known as nucleon। नेक्स्ट अगर हम बात करें रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की तो इसके अंदर दो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेक्ट पाए जाते थे जिसे बाद में नील बोहर ने मद्देनजर रखते हुए अपना नेक्स्ट जो मॉडल है एटॉमिक मॉडल वो क्या किया, पुट फॉरवर्ड किया। कौन कौन से डिफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन्स बीइंग चार्ज पार्टिकल शुड रिलीज एनर्जी कंटीन्यूअसली एंड फॉल इन द न्यूक्लियस। अब देखिए अगर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर क्या है नेगेटिव चार्ज मौजूद है तो वो न्यूक्लियस के गिर्द क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की बुनियादी क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन ये कहती है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल हो तो वो कंटीन्यूअसली एनर्जी रिलीज करता है एब्सॉर्ब। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन बीइंग चार्ज पार्टिकल है क्योंकि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इन्हें अपनी कंटीन्यूअसली एनर्जी रिलीज करनी चाहिए। जैसे जैसे इनकी एनर्जी रिलीज होती जाएगी ये न्यूक्लियस के करीब होते जाएंगे और एक लम्हा आएगा जब इनकी एनर्जी खत्म होगी और न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे, फॉल हो जाएंगे और एटम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट एक्चुअली एटम डिस्ट्रॉय नहीं होता, एटम अपना वजूद बरकरार रखता है। इसका मतलब ये रदरफोर्ड का जो पॉइंट था जो इसने बुनियाद रखी अपने एटॉमिक मॉडल की क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन वो गलत है। पहला डिफेक्ट तो ये हुआ। नेक्स्ट अगर डिफेक्ट की बात करें, अब देखिए बीइंग चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रॉन कंटीन्यूअसली एनर्जी रिलीज करते हैं तो एटम को क्या करना चाहिए, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट देना चाहिए। कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम ये है कि लाइट जो है वो विदाउट एनी डार्क पैचेस मूव कर रही है। देखिए अब ये लाइट क्या कर रही है, विदाउट डार्क पैचेस मूव कर रही है तो ये हमारे पास होगा कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। देखिए जब हम बात करते हैं लाइन स्पेक्ट्रम की, एटम के स्पेक्ट्रम की, तो लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है पहले लाइट फिर डार्क पैचेस फिर लाइट फिर डार्क पैचेस फिर लाइट फिर डार्क पैचेस फिर लाइट फिर डार्क पैचेस। तो इस बात को जाहिर करती हैं कि इलेक्ट्रॉन कंटीन्यूअसली एनर्जी रिलीज नहीं करते बल्कि डिसकंटीन्यूअसली करते हैं। जब लाइट रिलीज होती है तो हमें लाइट पैटर्न मिलता है, जब रिलीज नहीं होती तो डार्क पैचेस। तो ये वाला कहलाएगा लाइन स्पेक्ट्रम। तो एटम जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करता है, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं कहता। तो ये दो मेजर डिफेक्ट थे जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में मौजूद थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं नील बोहर से एटॉमिक मॉडल। नील बोहर एटॉमिक मॉडल इन 1913 पुट फॉरवर्ड हुआ। एमसीक्यू पूछा जा सकता है व्हेन डिड नील बोहर एटॉमिक मॉडल पुट फॉरवर्ड, तो डेट आएगी 1913। नील बोहर एटॉमिक मॉडल बेस्ड अपॉन क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लांक। व्हाट इज बेस ऑफ नील बोहर एटॉमिक मॉडल तो मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी। नेक्स्ट हम बात करें एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के गिर्द उनकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, उनकी एनर्जी फिक्स्ड होती है, वो मुकर्रर करदा होती है। अगर हम इसके
ऑक्सीडेट्स की बात करें, हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी न्यूक्लियस रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो एक छोटा सा न्यूक्लियस रखने वाला, उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक छोटे से रेडियस के ऑर्बिट r के अंदर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। नेक्स्ट पे हम बात करें, ईच ऑर्बिट हैज फिक्स्ड एनर्जी, हर एक ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट ऑर्बिट है, इसकी एनर्जी फिक्स होगी, सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होगी, थर्ड की फिक्स होगी, यानी कि हर एक ऑर्बिट जो है वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करता है, रखता है। एज लॉन्ग एज एन इलेक्ट्रॉन रिमेन इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट इट डज नॉट रेडिएट और एब्सॉर्ब एनर्जी, जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ये ना तो एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा ना ही एनर्जी को रिलीज करेगा। अगर ये थर्ड ऑर्बिट में जब तक रिवॉल्व करेगा इसकी एनर्जी इस ऑर्बिट जितनी रहेगी, सेकंड में जो रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी सेकंड ऑर्बिट जितनी रहेगी, यानी कि जब तक एक ऑर्बिट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा उसकी एनर्जी ना तो एब्सॉर्ब होगी ना ही रिलीज होगी। फिर यहाँ पे सवाल आता है, when does electron emit and absorb energy? When electron jump from higher orbit to lower orbit, then electron release energy। अब देखें ये हायर एनर्जी लेवल है, ये लोअर है, जब हायर से लोअर में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो लोअर से हायर की तरफ जंप करेंगे, फॉर एग्जांपल ये लोअर एनर्जी लेवल है, यहां से अगर ये हायर में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एनर्जी को क्या करेंगे, एब्सॉर्ब करेंगे। लेकिन जब वो लोअर से हायर में जाएंगे तो एब्सॉर्ब होगी एनर्जी, लेकिन जब क्या करेंगे हायर से लोअर में जाएंगे तो एनर्जी जो होगी वो रिलीज होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हेन जंप फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी इज एब्सॉर्ब, व्हेन जंप फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी इज रेडिएट और एमिट। अब देखिए कितनी एनर्जी एब्सॉर्ब और कितनी रिलीज होगी। जब देखें लोअर से हायर में गए तो अब देखें जो हायर एनर्जी ऑर्बिट होगा हम उसे नाम दे देंगे E2, और जो लोअर एनर्जी लेवल होगा हम उसे नाम दे देंगे E1। तो उन दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा बेसिकली उतनी ही एनर्जी रिलीज होगी या उतनी ही एनर्जी जो होगी वो एब्सॉर्ब होगी। बेसिकली जो डेल्टा ई है, चेंज इन एनर्जी अगर हुआ कोई चीज व्हिच इज इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा V। यहां पे जो h है, h जो है बेसिकली दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू जो होती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 टू बेस पर -34 जॉल सेकंड, इसका यूनिट याद रखना भी जरूरी है और इसकी वैल्यू भी याद रखना जरूरी है। हर एक जो ऑर्बिट होता है इसका जो एंगुलर होता है, एंगुलर मोमेंटम वो भी फिक्स होता है। अगर हर एक ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम फिक्स होगा तो उसी ऑर्बिट के अंदर ही इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो रिवॉल्व करेंगे। अगर उसका एंगुलर मोमेंटम फिक्स नहीं है तो उसके अंदर कभी भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेगा। कितना एंगुलर मोमेंटम होता है, दैट इज mvr=nh/2π। यहां पे n की अगर बात करें, n इज इक्वल टू ऑर्बिट नंबर। अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 1 होगी, सेकंड है तो n की वैल्यू 2 होगी, थर्ड है तो n की वैल्यू 3 होगी एंड सो ऑन। ये हमारा आज का टॉपिक था जिसके अंदर हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को डिस्कस किया, इसके अलावा नील बोहर एटॉमिक मॉडल को डिस्कस किया। इन दो टॉपिक्स के अंदर आप लोगों को जो होमवर्क असाइन किया जा रहा है दैट इज नील बोहर एटॉमिक मॉडल। अगर इन टॉपिक्स के अंदर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट करके क्लियर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।